वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इनसे पहले के दो लेक्चर्स में हमने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल समझ लिया है कि क्या मेजर डिफरेंस है। फिर हमने यूकैरियोटिक सेल को पढ़ना डिटेल में स्टार्ट कर दिया है, बैक्टीरिया हमने क्लियर कर लिया है। यूकैरियोटिक सेल में हमने ये भी देख लिया है कि यूकैरियोटिक सेल में बाउंड्री हमने कवर कर ली है कि हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कवर कर ली है। अब हम जैसे ही ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार क्विकली मैं वापस से बता रही हूँ। अगर मुझे किसी सेल का स्टडी करना है तो सबसे पहले मैं इसकी कवरिंग को पढ़ती हूँ, दैट इज व्हाट, सेल बाउंड्री। और सेल बाउंड्री क्रॉस करके जब मैं अंदर पहुंचूंगी तो यहाँ पर जो कुछ भी लिक्विड है, दिस इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में मुझे दो तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, सॉलिड और लिक्विड पार्ट। सॉरी, सॉलिड पार्ट में हम किसकी बात करते हैं? सॉलिड में फिर दो में डिवाइड किया था अपन ने, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में हमने बात करी थी किसकी? सेल ऑर्गेनल्स की। तो अब हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की। क्लियर है? मैं किस सेल ऑर्गेनल की आपसे सबसे पहले बात करूंगी? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है हमारे पास प्लास्टिड की बात करेंगे और दूसरा हम बात किसकी करेंगे? प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया की। डबल मेम्ब्रेन बाउंड दो ही सेल ऑर्गेनल है हमारे पास, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लास्टिड, सबसे पहले प्लास्टिड की बात करेंगे। प्लास्टिड के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी और जिस प्लास्टिड को हमें यहाँ डिटेल में कवर करना है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। Before moving to the chloroplast, we will understand what is plastid and what is proplastid. चलिए अब समझते हैं सबसे पहले हम प्लास्टिड के बारे में। जब मैं आपसे प्लास्टिड की बात कर रही हूँ बेटा, तो इनिशियली जो प्लांट होता है, प्लांट में जो भी प्लास्टिड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्रोप्लास्टिड। तो प्रोप्लास्टिड इज द प्रिकर्सर ऑफ द प्लास्टिड। इसी प्लास्टिड से क्या बनेगा? इसी प्रोप्लास्टिड से क्या बनेगा? प्लास्टिड बनेगा। इस प्रोप्लास्टिड को आप जिस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ इसके पास जेनेटिक लेवल पर भी ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि इसे किस तरह का प्लास्टिड बनाना है।
तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो प्रोप्लास्टिड है, दिस इज प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिड, या कह सकते हैं मिनिएचर ऑफ द प्लास्टिड। इसी को डेवलप करके प्लास्टिड बनेगा। अब कौन सा प्लास्टिड बनना है ये डिसाइड किया जाएगा कि आप उसे किस तरह की सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो प्रोप्लास्टिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो रूट में प्रेजेंट है। अगर प्रोप्लास्टिड रूट में प्रेजेंट है तो बहुत सिंपल सी बात है, तो क्या रूट पर लाइट पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। लाइट नहीं पड़ेगी तो प्रोप्लास्टिड को समझ में आ जाएगा भाई मुझे फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, मुझे फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, तो मैं फालतू में अपने प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट में क्यों बदलूं, जो काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अब प्लास्टिड प्लांट में मिलने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है, इसके पास अच्छा खासा स्पेस है। तो नेचर ने क्या कहा, नेचर ने कहा एक काम करो, तुम यहाँ पर रूट के अंदर फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते, एक काम करो अगर तुम रूट में प्रेजेंट हो, मैं सिर्फ ये आपको रूट का एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूट में ही मिलेंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम रूट में हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, तुम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हो, तुम एक काम करो फूड का स्टोरेज करना शुरू कर दो। तो अब फूड का स्टोरेज करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये जिस तरह का फूड स्टोर करते हैं उसके बेसिस पर हम इन्हें नाम दे देंगे। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा, तो यूजुअली दे आर कॉल्ड एज कलरलेस प्लास्टिड। तो ल्यूकोप्लास्ट को हम एक नाम और क्या देंगे, कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिड, या इसी को हम क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, फूड का स्टोरेज होगा। खाने में तीन चीजें हमारे पास, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यही तीन चीजें मेनली फूड की हैं। तो हम क्या बात करते हैं, जहां पर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ उसे क्या कहा, एमाइलोप्लास्ट, जहां पर प्रोटीन स्टोर हुआ उसे क्या बोला, एल्यूरोप्लास्ट, और जहां पर फैट का स्टोरेज हुआ वहां पे क्या बोल दिया, एलियोप्लास्ट। सो दीज थ्री आर फूड स्टोरिंग प्लास्टिड, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड, दे विल also form by the proplastid. If the proplast is not getting the light, it will convert into the leucoplast that will start storage of the food, and because it is storing the food there is no requirement any of the pigment, that is why these are colorless plastid. These food storing plastids are collectively called as leucoplast or the colorless plastid. Now depending on the food what they are storing, these are named again, like elioplast store fat, eleuroplast protein, and amyloplast stores carbohydrate. Now come, प्रोप्लास्टिड स्टेम में प्रेजेंट है, अच्छी खासी लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, प्रोप्लास्टिड को समझ में आ जाएगा यार मेरे को लाइट मिल रही है, मैं एक काम करता हूं, मैं फोटोसिंथेसिस शुरू कर देता हूं। फोटोसिंथेसिस करना है तो मुझे क्लोरोप्लास्ट बनाना है, क्लोरोप्लास्ट बनाना है तो मैं हरे रंग का दिखूंगा, क्लियर है। तो वो प्रोप्लास्टिड जो लाइट पड़ने पर हरे रंग में बदला, दैट इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, और इसी प्लास्टिड को अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। नाउ अब मैंने आपसे कहा कि हरे रंग में बदला, क्या सिर्फ और सिर्फ हरा रंग है प्लांट के पास? नहीं, हरे रंग के अलावा भी और भी रंग हैं। तो हरे रंग के अलावा कोई दूसरा रंग देने के लिए जो प्रोप्लास्टिड किसी और में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट, क्रोमोप्लास्ट, दैट इज व्हाट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू प्लास्टिड। इसके बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया बट मैंने आपको बता दिया है, एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि यहां से एक टर्म आता है इटियोलेशन, उससे कनेक्ट करेंगे हम, समझते हैं। अब समझिएगा, आपके घरों में गमले होंगे, कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में जो गमला है उसको आपने क्या किया, धूप में रखा है, उसमें पत्तियां वगैरह हरी हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप उस गमले को उठाकर अंधेरे में रख दो। अब उसको आप धूप नहीं दे रहे हो, उसको उजाला नहीं मिल रहा है, कुछ समय में वो जो हरी पत्तियां थी वो पीली पड़ जाएंगी, क्लियर। अब वो दो तरह से, अब वो प्रोप्लास्टिड क्या हुआ, अगर लाइट ना मिलने की वजह से उसको बदलना चाहिए था क्लोरोप्लास्ट में, बट लाइट ना मिलने की वजह से वो प्रोप्लास्टिड किस में बदल गया, बिना कोई कलर नहीं दे पा रहा है, नाउ इट विल इम्पार्ट येलो कलर, clear, and that is called etioplast. Now this is called etioplast, जो कि येलो कलर इम्पार्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उस प्रोप्लास्टिड को लाइट नहीं मिली तो वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदल पाया, उसे बदलना था क्लोरोप्लास्ट में, बट आपने लाइट नहीं दी तो वो किस में बदल गया, etioplast में, and because of this etioplast the leaf will look yellow in color, क्लियर। अब इससे पहले कि प्लांट की डेथ हो जाए, अगर आप उसे वापस से लाइट में लाके रख देते हैं
तो वापस से वो हरा हो जाता है। हरा पत्ती पीला पड़ा, पीला पत्ती वापस हरे में बदल गया, मतलब दिस क्लोरोप्लास्ट एंड इटियोप्लास्ट आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ प्लांट के मरने के बाद कोई काम करोगे तो नहीं होगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर कि ठीक है येलोइंग शुरू हुई, मैंने लाइट दिखा दी, लाइट से उठाकर मैंने अंधेरे में रखा, तो ये चीज हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब एक चीज और सुनिएगा, सॉरी, आप क्या कहते हैं यूजुअली, आपने देखा होगा हरे टमाटर को लाल में बदलते या हरी मिर्च को लाल मिर्च में बदलते, क्या आपने कभी इसका उल्टा देखा, लाल मिर्च हरी में बदल रही है या लाल टमाटर हरे में बदल रहा है? नहीं होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू द क्रोमोप्लास्ट बट इट्स रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोप्लास्टिड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। क्लियर है? तो मैंने आपसे क्या बताया, मेनली यहाँ पर एनसीईआरटी ने 3 तरह के प्लास्टिड अपने को बता रखे हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ईटियोप्लास्ट के बारे में नहीं बताया है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ईटियोलेशन से रिलेशन में, इसलिए मैंने वो आपको यहाँ पर बता दिया है। येलोइंग ऑफ लीफ अगर एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से होती है तो दैट इज कॉल्ड ईटियोलेशन, क्योंकि उस टाइम पर क्या बन रहा है, ईटियोप्लास्ट। क्लियर है? आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। अब मैंने कहा इन सब प्लास्टिड में से हमें जिसको डिटेल में कवर करना है दैट इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले प्लास्टिड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड, इन दोनों में मिलेगा। इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, क्यों? क्योंकि दे आर वेरी लार्ज इन साइज। मैंने आपसे क्या कहा कि प्लांट में मिलने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल क्या है, प्लास्टिड, तो ये बड़े इजिली दिख जाते हैं। कंटेन स्पेसिफिक पिगमेंट, इम्पार्ट कलर टू प्लांट, अभी अपन ने बात कर ली। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मैंने आपसे कहा ये दोनों कलर वाले हैं एंड दिस इज द कलर लेस प्लास्टिड। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की।
क्लियर है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट. अभी मैंने आपसे कहा जिस प्लास्टिड को अपने को डिटेल में कवर करना है, दैट इज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. सबसे पहली बात, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, वन इज द इनर मेम्ब्रेन. दोनों मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में डिफरेंस होता है. आउटर मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट परमिएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल होती है. आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं. आउटर और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब हम अंदर पहुंचेंगे तो इसके अंदर जो कुछ भी लिक्विड है उसे क्या कहते हैं? उसे स्ट्रोमा कहते हैं. आप समझिएगा, इसी स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन टूट टूट कर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है. सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस तरह का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना ले. सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड. ये क्या कहलाती है? थाइलेकॉइड. इस तरह का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? थाइलेकॉइड. इस तरह के थाइलेकॉइड जब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह आके लग जाते हैं कि ढेर सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखे हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ग्रैनम. यही थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक लग जाएंगे. नाउ दिस इज कॉल्ड एज ग्रैनम. प्लूरल ऑफ इज दिस ग्रैना. एक सेल में कई सारे ग्रैनम होते हैं, मतलब ग्रैना हम कहेंगे. सॉरी, सेल में नहीं, एक क्लोरोप्लास्ट में कई सारे ग्रैनम होते हैं. ठीक है, मतलब ये क्या कह सकते हैं? ग्रैना. अब एक ग्रैनम दूसरे से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली. क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली. ये जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो ग्रैनम हो, चाहे वो फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली हो, इनके ऊपर छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बना रखा है. छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. इन्हें क्या कहते हैं? क्वांटासोम. यही क्वांटासोम हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं. एंड दीज क्वांटासोम्स आर एक्चुअली व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्लस 50 कैरोटिनॉइड के मॉलिक्यूल. ये सब जब साथ में आके लगते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं क्वांटासोम. एंड दिस क्वांटासोम्स हार्वेस्ट लाइट एनर्जी. अब समझते हैं इसके बाद. ठीक है, ये हर जगह जहां जहां मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये इस ग्रैनम पर भी होगा, ये फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लैमेली पर भी होगा. यहीं पर मैं एक पॉइंट और कवर कर देती हूँ. फोटोसिंथेसिस में इसके कॉन्सेप्ट से मैं आपसे कनेक्ट करूंगी. यहाँ पर देखिएगा, आप दो तरह के पार्ट हैं. एक को अप्रेस्ड कहते हैं, दूसरे को नॉन अप्रेस्ड कहते हैं. समझिएगा मतलब क्या है मेरे कहने का. जैसे सपोज मैंने आपसे बोला कि ये मेरा हाथ एक थाइलेकॉइड है, ये एक दूसरा थाइलेकॉइड इसके ऊपर आके लग गया. तो अब देखिएगा, एक पार्ट तो कैसा है? एक्सपोज्ड है. ये ऊपर वाला पार्ट कैसा है? ये एक्सपोज्ड है. ये नीचे वाला कैसा है? ये एक्सपोज्ड है. ये सॉरी, ये एक्सपोज्ड है, ये इधर से एक्सपोज्ड है. मतलब कुछ पार्ट, और ये जो इन दोनों के बीच में आ गया, ये नॉन एक्सपोज्ड पार्ट है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड. ठीक है, अप्रेस्ड जो ये बीच में आ गया, जो छुप गया है, उसे क्या कहते हैं? अप्रेस्ड. और जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो छुपा नहीं है, उसे क्या कहते हैं? नॉन अप्रेस्ड. आप समझिएगा, पिगमेंट सिस्टम से मैं कनेक्ट कर रही हूं आपको. PS2 क्लियर है. नॉन अप्रेस्ड पार्ट में क्या मिल रहा है हमारा? सॉरी, अप्रेस्ड पार्ट पे हमारा क्या मिल रहा है? PS2. और नॉन अप्रेस्ड में क्या मिलता है? PS1. अब इसको कॉन्सेप्ट से अपन कनेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस में, बस अभी यहाँ पे समझ लीजिए. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर हमें क्या दिखता है? हमें क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए दिखेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पास अपना डीएनए है. ये डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर है. और कैसा है? जीसी रिच है. अगर आपको याद हो, इससे पहले जब अपन ने बैक्टीरिया पढ़ा था, बैक्टीरिया में जो उसका डीएनए था वो भी कैसा था? डबल स्ट्रैंडेड था, सर्कुलर था. वो डीएनए भी जीसी रिच होता है. क्लियर है? और इसके पास अपना राइबोसोम भी है. ये राइबोसोम कैसा है? 70S टाइप का. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि दो तरह के राइबोसोम की हम बात करेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में. बहुत बड़ा डिफरेंस यही होता है, प्रोकैरियोट में 70S होता है, यूकैरियोट में
ATS होता है राइबोसोम। अब ये देखो, ये क्या कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसा नहीं लग रहा है? एक तो ये चीज इसके पास आ गई, दूसरा हमने क्या बात करी, एक हमने ये बात करी। क्लियर है? अब आइएगा समझिएगा। अब ये जो GC रिच है, कहने का मतलब क्या है, गुआनिन और साइटोसिन। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जो अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, ये बस इतना सा समझ लीजिए। इसके अलावा यहाँ स्ट्रोमा में हमें क्या मिलता है, र्यूबिस्को एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? र्यूबिस्को एंजाइम मिलता है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और प्रोटीन ऑन अर्थ इज व्हाट, र्यूबिस्को, विच इज प्रेजेंट इन दी स्ट्रोमा। तो ये सारे स्ट्रक्चर है किसके, क्लोरोप्लास्ट में, जो भी ऑर्गेनेल के अंदर जो कुछ भी मिल रहा है। और हमको पता है क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्यों कर पाया? क्योंकि ये जो क्वांटासोम है, इन्होंने लाइट एनर्जी को ट्रैप करा। आई बात समझ में? अब समझिएगा। एज पर रीसेंट स्टडी हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी मतलब पार्शियल, ऑटो मतलब खुद से खुद की जिंदगी जी पाना, ऑटोनॉमस का मतलब है यहाँ पे खुद से सरवाइव कर लेना। सेमी ऑटोनॉमस क्योंकि ये कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी चीज जैसे ही अपना प्रोटीन खुद बनाने लगेगी, किसी को आपने DNA दे दिया और राइबोसोम दे दिया, प्रोटीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्रोटीन मशीनरी का बेसिक आपने दे दिया, अब ये खुद से अपना प्रोटीन बना लेगा। और जैसे ही कोई अपना प्रोटीन बना लेगा, वो अपनी जिंदगी खुद से जी सकता है। बट क्योंकि ये प्लांट सेल के बाहर सरवाइव नहीं करता, इसलिए हमने इसे क्या कहा, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सॉरी। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाई दिस इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, बिकॉज इट कैन सिंथेसाइज इट्स प्रोटीन एज वेल एज इट इज एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन। एंडोसिम्बायोटिक मतलब ये अपना नंबर कैसे, इट इज एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट सेल में रहने वाला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इसके बदले में प्लांट इसको रहने के लिए जगह दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो एंडो मतलब क्योंकि ये प्लांट के अंदर रह रहा है, तो एंडोसिम्बायोटिक का मतलब जिसमें एक दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। एज पर एवोल्यूशन ऐसा माना जाता है कि ये भी कभी एक बैक्टीरिया रहा होगा, पर क्योंकि अब ये प्लांट के अंदर रह रहा है और ये उनके लिए फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, तो इसकी ओरिजिन क्या कह दी अपन ने, एंडोसिम्बायोटिक एंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है? और इसके बाकी सारे पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। फ्रेट चैनल क्या है, ये सारी बातें यहाँ से सीधे से पूछी जा सकती हैं। बाकी यहाँ के फंक्शन को, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे फोटोसिंथेसिस में बहुत डिटेल में। अब आते हैं, वापस से रीड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हमें डिटेल में बात करनी थी। कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। कहां पे कंटेन कर रहे हैं अब आपको पता है, क्वांटासोम। ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम किसे कह सकते हैं, क्वांटासोम। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ गया मुझे, फैट सॉल्युबल। ये जो कैरोटिनॉइड है एंड क्लोरोफिल है, दीज आर फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट की बात करते हैं, एंथोसाइनिन, जो कहाँ मिलता है, वेक्यूल्स में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फैट सॉल्युबल या कैरोटीन, ज़ेंथोफिल एंड अदर पिगमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में। इम्पार्ट येलो, रेड, ऑरेंज कलर टू प्लांट। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या है, ये है कलरलेस प्लास्टिड। स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये फूड को स्टोर करेगा, वेराइटी ऑफ शेप और साइज में ये हमें दिखेगा। ल्यूकोप्लास्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड फूड। अभी मैंने आपको बताया था। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो। एलियोप्लास्ट ऑयल या फैट, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। अब बात करते हैं जनरल फीचर ऑफ प्लास्टिड। मेजॉरिटी इन मीजोफिल, प्लास्टिड मेनली। क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलेगा, पत्तियां ही मेनली फोटोसिंथेसिस का काम कर रही हैं। हरे रंग की दिखती है, पत्तियों में जो सेल्स हैं, जो पूरा का पूरा टिश्यू सिस्टम है, दैट इज व्हाट, मीजोफिल। इनका शेप क्या होता है, ओवल, लेंस शेप, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक हो सकता है। नंबर वेरीज, जैसे क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इसके अलावा मीजोफिल में 20 से 40 मिल जाते हैं। प्लास्टिड की अगर आगे बात करते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, बस एक बार मैं रीड कर रही हूँ। डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, आउटर मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ दी है, और ये थोड़ी ज्यादा परमिएबल होती है। स्ट्रोमा स्पेस डीलिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, थाइलेकॉइड है, स्ट्रोमा लैमेली है, एंजाइम है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है, एंड राइबोसोम है कैसा, 70S टाइप का।
ये रहा वो डायग्राम जो हमें एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये थोड़ा सा कट हो रहा है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेली, ग्रैनम, स्ट्रोमा, राइबोसोम, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, स्टार्च क्योंकि यहाँ पर स्टोर फूड क्या होता है प्लांट में, स्टार्च होता है, और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी मिलते हैं। पावर, अब इसके बाद हम बात करेंगे पावर हाउस ऑफ सेल या माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहां पर हमारा क्लोरोप्लास्ट खत्म होता है, अब हम बात किसकी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। समझिएगा, दिस इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में मिलने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, यहाँ पे स्पेस अगेन जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट के लिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको फोटोसिंथेसिस में एक बार वापस से डिटेल में लेके जाऊंगी, उसके फंक्शन से कनेक्ट करूंगी। ठीक, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम एक बार वापस से बात करेंगे जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, ये सपोज मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये समझिएगा, ये जो पार्ट है ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया अभी सिर्फ इतना है, दिख रहा है आपको। अगर इसमें मैं ऐसे प्रोजेक्शंस बना दूं फिंगर लाइक, तो सरफेस एरिया देखिए 4 गुना हो गया ना तकरीबन। अभी तक सरफेस एरिया इतना था, अब सरफेस एरिया ये इतना, सरफेस एरिया इतना, सरफेस एरिया इतना, सरफेस एरिया इतना, सरफेस एरिया। क्लियर? तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, और इसका काम क्या है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। क्यों इंक्रीज कर रहा है, कोई रीजन होगा, नेचर कोई काम बिना मतलब के नहीं करती है, क्योंकि इसी इनर मेम्ब्रेन में स्टॉक पे बीड लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक पे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हैं जिन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम, सॉरी जिन्हें क्या कहते हैं,
ऑक्सीसोम, एंड दीज ऑक्सीसोम्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में? ये ऑक्सीसोम में दो पार्ट है, स्टॉक पे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लगे हैं। इसी बीड वाले पार्ट में स्टॉक वाले पार्ट को F0 कहते हैं और बीड वाले पार्ट को F1 कहते हैं, और इसी बीड वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है? एटीपीएज एंजाइम। तो जितनी ज्यादा लंबी इनर मेम्ब्रेन होगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन का होगा, उतने ज्यादा ऑक्सीसोम्स लगेंगे। ये ऑक्सीसोम पूरी मेम्ब्रेन पर लगे हुए, उतने ज्यादा ऑक्सीसोम लगेंगे, जितने ज्यादा ऑक्सीसोम उतना ज्यादा एटीपी की सिंथेसिस, और इसी को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी बनाता है। अब समझते हैं, आउट इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब अंदर पहुंचेंगे, जो कुछ लिक्विड है उसे यहाँ पे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्लियर है? इसके पास भी अपना डीएनए है, इसके पास भी अपना राइबोसोम है। राइबोसोम 70S टाइप का, डीएनए बिल्कुल वैसा है जैसा अभी अपन ने क्लोरोप्लास्ट में देखा था। तो इस ऑर्गेनेल के लिए भी हम टर्म यूज करते हैं सेमी ऑटोनॉमस एंड एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन। ठीक वो ही बात हम यहाँ पर भी कहेंगे। क्लियर है? ऐसा मानते हैं कि ये आपकी हमारी सेल में रहने वाला एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए एनर्जी बना रहा है और इसके बदले में हमने इसे रहने के लिए जगह दी है, और इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है, तो अपनी लाइफ खुद जी सकता है, प्रोटीन बना लेगा। तो इसे क्या बोला? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आप बचपन से पढ़ते आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ स्टेन्ड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन इसको देखने के लिए हमें स्टेन करना पड़ता है, जेनस ब्लू वगैरह बोलते हैं यहाँ पर। नंबर वेरीज, अब जो जितना काम करेगा उसको उतनी एनर्जी चाहिए, जो आलसी है उसको एनर्जी नहीं चाहिए। तो जिसको एनर्जी चाहिए होगी वहां एटीपी ज्यादा बनेगी, वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेगा। जहां एनर्जी नहीं चाहिए वहां माइटोकॉन्ड्रिया कम मिलेगा। जैसे सबसे ज्यादा पहले ये सवाल पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता है, कि सबसे ज्यादा एटीपी कहाँ मिलती है? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती है वहां पर सबसे ज्यादा एटीपी मिलती है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है जब वो फ्लाई करती हैं। शेप इनका सॉसेज या सिलेंड्रिकल हो सकता है। डायमीटर ये दे रखा है, लेंथ और डायमीटर एनसीईआरटी के डेटा है, ध्यान होने चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। बोथ द मेम्ब्रेन ओज स्पेसिफिक एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आगे भी बात करेंगे। आउटर मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाएगी, अभी मैंने बताया, ये जो सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। ठीक है, और ल्यूमेन को डिवाइड इनटू 2 कंपार्टमेंट, यहाँ पर ल्यूमेन को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड भी करता है। ये क्रिस्टी की वजह से हो रहा है और आउटर और इनर मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी लिक्विड है दैट इज व्हाट? मैट्रिक्स। फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस सेलुलर एंजाइम, एटीपी की फॉर्मेशन करेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। मैट्रिक्स ऑल्सो पसेसेस सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, एक्चुअली यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बीच में होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल भी मिल सकते हैं और राइबोसोम भी होगा। ठीक है, कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो अपना प्रोटीन बना लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किसके थ्रू डिवाइड करता है? फिजन के थ्रू। ठीक है, मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक स्पेशल टाइप का राइबोसोम होता है जिसे क्या कहते हैं? 55S। ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं को कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के लिए क्या कहेंगे? एंडोसिम्बायोटिक एंड सेमी ऑटोनॉमस। क्लियर है? तो ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है। ये डायग्राम भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर लेबलिंग से क्वेश्चन आएगा तो वो आपको और हमारा डायग्राम नहीं पूछेंगे, वो सवाल यहीं से पूछेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स इतने क्लियर नहीं है, बट फिर भी हमें वो ही याद करने, मतलब हमें समझने के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया था चलेगा, समझ में वहीं से आएगा, इससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें ये डायग्राम भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, लेबलिंग से क्वेश्चन आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम आपसे पूछेंगे। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसे अपन ने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा, क्रिस्टी। अब देखिएगा यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था? 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। यहाँ पर अपने को कंपार्टमेंट क्लियरली दिख रहे होते हैं, इसी के बेसिस पर इन्होंने क्या बोला है कि ये इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स ओवर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर भी समझ में आएगा। अलोंग विद दिस प्लीज कीप ऑन रीडिंग योर एनसीईआरटी। वैसे एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है तो प्लीज फील फ्री एंड आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।